एंड भाई इस अमेजिंग टीम सबरवाल से पीके सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा बिल्कुल पीके जी। एंड आपसे पीके जी लास्ट वीक बात नहीं हुई, आई रियली मिस्ड इट। आपसे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं सेम हियर बेटा। या तो आज उसका कोटा पूरा करने वाले हम। डन पीके जी? जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल पीके जी। एंड चलिए पीके जी, आज बहुत सारे ऐसे खबरें आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट की खबरें बहुत टाइम से पीपल वर वेटिंग फॉर द अपडेट, लेकिन आज आए। उससे पहले मैं अपने लिस्टर्स को बता दूं 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। आपने कॉल लगाना है, पीके जी से डायरेक्ट सवाल पूछिए। रियल एस्टेट से कोई भी सवाल है, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, डाउट्स चाहिए, कोई सवाल आ रहा है, कुछ पढ़ लिया आपने समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 9052269109 स्टूडियो नंबर 9052269109 पे आप जो है कॉल लगा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पीके जी इंटरेस्ट रेट भाई ओल्ड हुई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स जानने हैं मुझे। जी हमने लास्ट वीक जब हम आपके शो में ही बात कर रहे थे तो आपने कोई अगर इसको ऑन करके सुन ले या मेरी वेबसाइट में जाकर मेरे जितने भी शोज हैं वो सुन सकते हैं। teamsabarwal.com में जाएं और रेडियो शोज कोई भी कभी कितने साल पुराना भी कोई भी किसी टाइम का भी सुन सकते हैं। उसमें मैंने कहा था कि अब आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बल्कि अब होल्ड होगा। आपको याद होगा वो देख लेंगे, हमने कहा था अब इंटरेस्ट रेट होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो टारगेट था तो वो लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। और आज तो मैकलन साहब ने ये बात कह भी दी है, इन्फ्लेशन नीचे आता गया 3.1% तक आ गया। उसका अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर जो है वो भी बिल्कुल हमारी सेटिस्फैक्टरी होती जा रही है। जीडीपी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये सब चीजें, रिटेल सेल्स कम हुई है। अब आप देख लीजिए इस सीजन के अंदर, हॉलिडे सीजन के अंदर सारा जगह नहीं मिलती मॉल्स के अंदर, गाड़ियां खड़ी नहीं होती। आज देखो खाली पड़े हैं मॉल। और लोग कहेंगे नहीं जी भीड़ है, पर उन्होंने फिर भीड़ देखी नहीं जो होती। तो ये जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट जो है आज उन्होंने होल्ड किया। ये जो है तीसरी बार इस साल होल्ड हो रहा है और ये मार्च 2022 के बाद ये लॉन्गेस्ट पॉज है। ये लॉन्गेस्ट पॉज किया उन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड करने का। और इसमें मैकलन साहब ने साफ कह दिया है कि जो हमने काम किए रिसेंट वीक, जो हमने जो काम किए हैं पिछले दिनों में, वो क्लियर शो कर रहा है कि हम अपने टारगेट 2% की तरफ ठीक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक अब कुछ खबरें आनी शुरू हो गई सारा कि इकोनॉमिस्ट यहाँ तक अब कह रहे हैं कि ये अप्रैल 10 की डेट दी जा रही है कि अप्रैल 10 को जो इनका स्केड्यूल्ड मीटिंग है इनकी, जैसे तो मीटिंग तो जनवरी में भी है, फिर फरवरी में भी है, फिर मार्च में भी है, जो स्केड्यूल्ड जो नेक्स्ट अप्रैल की है, जो इसकी डेट 10 अप्रैल है, ये माना जा रहा है कि चांसेस बहुत ज्यादा है उस वक्त इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट कम होने। एक आधा इकोनॉमिस्ट ने तो 50 बेसिस पॉइंट भी बोल दिया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो गलत है। मैं 25 बेसिस पॉइंट मानूंगा। पर ये माना जा रहा है, बहुत से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 24 के एंड तक 4 बार इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। 4 बार अगर हालात आज के जो हैं ये रहे। कल को हालात बदल जाते हैं, कुछ और कहीं नई वार शुरू हो जाती है, कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो अलग बात है। एज पर टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग 4 टाइम्स इन 2024 स्टार्टिंग अप्रैल ये इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। बेंजामिन ताल साहब जो CIBC के चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये कहा है ही इज एक्सपेक्टिंग 6 टाइम 1.5% तक वो सोच रहे हैं कि 2024 में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। मैं पर्सनली मानता हूँ 6 बार जो नीचे आएगा वो 1 साल में नहीं बल्कि 1.5 साल में 18 महीने में नीचे आएगा। वट एवर, एटलीस्ट बढ़ना कम हुआ, रुका, अब घटने की बारी आ गई जो है। इससे वेरी गुड न्यूज। और देखा जाए तो दिसंबर तो आ ही गया, फेस्टिवल सीजन के अंदर लोगों का टाइम वैसे ही बीत जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रह गए, अप्रैल में मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा। एंड पीके जी अगर मैं स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात करूं तो इस इंटरेस्ट रेट का मतलब पर्टिकुलर रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा वेरी नाइस सारा। देखो डेविड रोजनबर्ग बहुत बड़ी एक न्यूज में कहा था आज से 15-20 दिन पहले कि आप सरकार को जिद करो ना करो, आप कुछ होना हो, सरकार को कैनेडियन बैंक ऑफ कनाडा, कैनेडियन इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अब हमारा इधर हो रहा है इस वक्त, इनको मजबूरन इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा। दे हैव नो अदर चॉइस। रियल एस्टेट की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था ये अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता तो लोगों के ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन है, डेविड रोजन ने कहा था कि ये 48% तक
लोगों की पेमेंट्स जो है वो बढ़ जाएंगी 2026 तक 48%। उन्होंने ये फिगर दी थी 15% बाय द एंड ऑफ 24, 30% बाय द एंड ऑफ 25 एंड 45 to 48% बाय द एंड ऑफ 2026। डिजास्टर है ये। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिराते और ये जो रिन्यूअल्स आ रहे हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके ऑलरेडी बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, पर ये उनकी बात हो रही है जिनके रिन्यूअल्स आने हैं, उनको जो झटका पड़ेगा 1000 वाले को जब 2,500 देने पड़ेंगे महीने के, तो ये अपने भी डेलिक्वेंसी स्टार्ट हो जाएंगी और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो मर्जी कह लो, अगर डायरेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्टली बैंक के ऊपर झटका इसका लगना ही लगना है। अभी आपने टीडी बैंक की रिपोर्ट देखी थी, उन्होंने कहा था कि उनका एक क्वार्टर में लॉस हुआ, लॉस एक्चुअली नहीं हुआ, उन्होंने अपना पैसा एक तरफ कर दिया कि इतना पैसा डूबेगा, तो बचाने के लिए हमने इस पैसे को इस्तेमाल करना है। तो ये बात जो है ना, ये बड़ी जरूरी है। तो ये इसका असर रियल एस्टेट पे, इसका आंसर मिल गया। ये तो रियल एस्टेट नहीं तो डिजास्टर होने वाला है। ये अब ये इंटरेस्ट रेट गिरेगा ताकि थोड़ा सा सुकून मिले लोगों के पास, जो ऑलरेडी लोन्स हैं, मॉर्गेज है, उनको थोड़ा सा आराम मिले, डेलिक्वेंसीज कम हो, अल्टीमेटली उसका बेनिफिट फिर दोबारा लेंडर को ही जाता है और घूम फिर के सरकार के पास ही आता है। और जो लोग खरीद पा रहे हैं, मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप इंटरेस्ट रेट गिरने के लिए वेट मत करिए खरीदने के लिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे 3-4 बार तो नेचुरली मार्केट में आग लगेगी। इतनी आग ना लगेगी पर गरमाइश तो आएगी, तो तब आप कहेंगे जी आपको मर्जी का मकान नहीं मिल रहा। तो आपको अभी इस मार्केट में, जो मार्केट बायर के हाथ में इस वक्त सेलर देने को तैयार बैठा है, आप नेगोशिएट करके आज ले लीजिए और फिक्स रेट मत करिए इंटरेस्ट, वेरिएबल में जाइए। आपको बैंक जिद करेगा फिक्स रेट देने के लिए, क्योंकि बैंक को पता है इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं, वो जिद करेगा कि फिक्स ले लो ताकि आपको 5 साल के लिए बांध ले। आपने नहीं लेना। मैंने पहले भी पिछले शो में कहा था, मैं हमेशा बैंक के उल्टा चलता हूं। बैंक कहता है फिक्स ले लो, मैं वेरिएबल लेता हूं, बैंक कहता है वेरिएबल ले लो, मैं फिक्स लेता हूं, क्योंकि बैंक अपने बेनिफिट के लिए आपको ऑफर करता है, आपके बेनिफिट के लिए कभी नहीं करता। तो आपको वेरिएबल लेना है। वेरिएबल लेके अगर आपको आज महंगा भी पड़ रहा है तो नेचुरली 4 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। जब इंटरेस्ट नीचे आएगा तो आपका भी कम होना शुरू हो जाएगा वेरिएबल में। तो 4 महीने में खास फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग में भी 2-3 महीने लगते हैं। देखा जाए तो असर 1-1.5 महीने का ही पड़ना है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। पर आज आप बेनिफिट ले लोगे, नेगोशिएशन कर लोगे, अपनी मर्जी का मकान ले लोगे, दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट। जस्ट पढ़ी थी, it's not very old. It said that Ontario's housing market is experiencing a 90s style downturn. इसका क्या मतलब है अब? 90s में आप बच्चे, आई डोंट नो, आप पैदा भी नहीं होंगे शायद तब आप। तो 90s में क्या था, वो तो सारी स्टोरी हमें पता है। वो 88 का एंड 89, 90 का वो 4-5 साल चला था। वहाँ 18, 19, 20% इंटरेस्ट हो गया था। और अब देखिए इंटरेस्ट 7.2 प्राइम के ऊपर ही हम रो रहे हैं। पर एक बात है कि तब 18% का झटका आज के बराबर है, इसलिए हो गया क्योंकि तब प्राइस जो 3 लाख का घर था आज वो 1 मिलियन का है। तो इसलिए वो भी फर्क पड़ गया हमारे ऊपर। सैलरीज और इनकम इतनी नहीं बढ़ी, तो वो बहुत बड़ा झटका था। मार्केट बड़ी जबरदस्त टर्मोइल में आ गई थी और बहुत बड़ा रिसेशन आया था। तो ये अब कहा जा रहा था कि ये 90s का सिनेरियो आ रहा है। पर यस, 90s का सिनेरियो आ रहा था, लेकिन अब ये ठीक होना शुरू हो गया क्योंकि सरकार मार खा चुकी थी पहले और उनके आगे तजर्बा हो चुका था। तो अब इसको कंट्रोल कर लिया गया है और ये आपकी बात ठीक है कि 90s का सिनेरियो पर उतना बुरा नहीं है, पर ठीक है, वो अब ये सीधे रास्ते चलना शुरू हो गया और आज से आप सोच लीजिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जी, क्या बात है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक इंडीड। एंड पीके जी, इन्फ्लेशन की हम लोग बात कर रहे थे, द इन्फ्लेशन वाज इंक्रीजिंग एंड उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट हुई है ऑन आवर सेविंग्स। इसके बारे में थोड़ा बताइए। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सेविंग्स का देखो, इसने एक अच्छी चीज सिखा दी, लोगों को पैसा जोड़ना सिखा दिया, सेविंग सिखा दी। देखो क्या होता है, जब सिर पे पड़ती है ना तो आदमी सुधरता है। ये सिर पे पड़ी, कीमत, पैसे की कदर ही खत्म कर दी थी, खुल के खर्च करना शुरू कर दिया। 0.25 आपका ओवरनाइट रेट है, बताओ 0.25। मौज करो, फ्री का पैसा है, खाओ पियो, क्रूज में जाओ, ट्रैवलिंग करो, इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, अपना घूमना फिरना करो, अलग अलग कैरेबियन कंट्रीज में जाओ, खर्च करो, बड़ी बड़ी कारें ले लो। और जब मार पड़ी, बिकना शुरू हो गया सब कुछ, सिर पे हथौड़ा पड़ा। यस, ये फिगर इतनी जबरदस्त आई है, ये डिजार्डिन की रिपोर्ट आई है कि Q3 में अभी एवरेज सेविंग was more than double the pace
seen in 2015 to 2019. 2015 से 2019 के बीच में जिस हिसाब से गुलछड़े उड़ाए थे लोगों ने, उससे पेस सेविंग का डबल हो गया लोगों का, डबल सेविंग का पेस डबल हो गया। और इतनी तंगी के बावजूद कैनेडियंस आर स्पेंडिंग लेस टू सेव मोर। क्यों? क्योंकि बुरे दिन नजर आने शुरू हो गए। अब आगे क्या होगा? रेन्यूअल आएगा तो हम कहां से इतने पैसे देंगे? अगर और इन्फ्लेशन होगा तो हम कैसे खाना खाएंगे? ये डर जो है इसने इंसान को सबक सिखा दिया। मैं आपको एक फिगर देता हूं, पहले भी मैंने किसी शो में बोला था, टर्म डिपॉजिट जो होता है ना बैंकों के अंदर, कैनेडियन बैंक के अंदर 40% बढ़ गया लोगों का टर्म डिपॉजिट, 40% बढ़ गया, 175 बिलियन तक चला गया डिपॉजिट। लोगों ने सेविंग स्टार्ट कर दी क्योंकि कैनेडियंस के माइंड में ये आ गया कि आने वाले टाइम में हाई मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स कैसे करेंगे। 3 चीजें इनके दिमाग में आई हैं मेनली। एक हाई मंथली मॉर्गेज पेमेंट जो होने जा रही है, जिनका भी रेन्यूअल आएगा। दूसरा, जो 3 बातें सोच रहे हैं, डर नहीं, उसमें अच्छी बुरी भी। एक अच्छी बात सोच रहे हैं, अमोर्टाइजेशन को लंबा किया जाए और लमसम पेमेंट देके अपने कर्जे को कम किया जाए। ये 3 इस वक्त हरकतें हो रही हैं, 3 किस्म के एक्शन लिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ी अच्छी लाइन जो है वो बड़ी सी लाइन मैंने पढ़ी, इट्स नॉट हार्ड टू बिलीव दैट कैनेडियंस विद लूमिंग मॉर्गेज रेन्यूअल्स आर गेटिंग देयर फाइनेंशियल्स इन ऑर्डर बिफोर द कमिंग स्टॉर्म। तूफान के आने से पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं लोग। कितनी अच्छी बात है ये जी। क्यों ना हमेशा हर रोज को तूफान माना जाए, क्यों ना सायरा हर दिन एक नया दिन माना जाए और अगले दिन की तैयारी की जाए, बिल्कुल अगले जन्म की तैयारी की जाए। हम लोग बस वो बंदर होता है ना, बंदर जी, इसकी कहावत बड़ी मशहूर है बंदर की, पता है आपको? कि बंदर के घर नहीं होते। जी। कभी आपने देखा बंदर के कोई घर हो? नहीं 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 नहीं। बंदर सारा दिन शरारत करते रहते हैं। जब रात को जब तूफान बारिश आती है तो कभी किसी के पिंजरे में, किसी के घर में घुसते हैं, कभी किसी का कहीं खुड्डे में घुसते हैं, कहीं कहीं घुसते हैं, वहां से मार खा के बाहर निकलते हैं। फिर पता क्या रात को सोचते हैं, कल सुबह उठ के सबसे पहले घर बनाएंगे अपना। वो उनका घर आता है, कल आता ही नहीं, अगले दिन फिर भूल जाते हैं, फिर वो खेलना शुरू कर देते हैं, फिर वो मस्ती शुरू कर देते हैं, फिर वो रात को फिर जब बारिश आती है कुछ दिनों के बाद फिर बैठते हैं और एक उनकी मीटिंग होती है कि यार ये घर बनाना बड़ा जरूरी है, ये बंदर वाला हरकत हम ना करें। क्या क्या ख्याल है? ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने पीके जी, बंदर वाले हरकतें हम ना करें। ठीक है। मैं एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे वन ऑफ माय आर्टिकल्स ने लिखा हुआ है, बी पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ योर रियल एस्टेट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बी पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ योर रियल एस्टेट, इन द एंड द रियल एस्टेट विल टेक केयर ऑफ यू। क्या बात है। हम लोग कर्जा ले लो और चलो कहाँ जाना है, क्रूज में, चलो जी 20,000 का अपना लैंड वगैरह उठाया, चलो घूमने फिरने चलते हैं, चलो ये कपड़े, चलो सेल लगी है, सेल तो रोज लगी। कभी आपने सारा जब से इस कंट्री में आए कभी देखा कब आपने सेल ना लगी हो? नहीं नहीं नहीं, हमेशा ही लगती है। धोखा है। अप टू 7%, अप टू ये धोखा है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। और ये धोखे में हम फंस जाते हैं ना चाहते हुए। घर में 4 पैंट पड़ी हैं, 2 पैंट और ले आते हैं, क्या कहते हैं, वो सेल में लगी हुई थी। जी, ये तो करेक्ट है। ये तो कंज्यूमरिज्म है। शूज 4 पड़े हुए हैं, अरे शूज बड़ा सस्ता मिल रहा था, तुम महीने के बाद जाके देख लो फिर वही मिलेगा। अब क्या, ब्लैक फ्राइडे जैसे निकला, साइबर मंडे फ्राइडे के होते साइबर मंडे आ गया। अब क्या होगा उसके बाद, ये बॉक्सिंग डे, कुछ ना कुछ तो आना ही है, फिर न्यू ईयर डे, ये तो होना ही है। हमें धोखे में रखा जाता है और हम उसके भाव में आ जाते हैं। सेल में क्यों लो, फ्री में भी क्यों लो? मैं कहता हूं फ्री में भी क्यों लो। जब जो चीज, मेरे वन ऑफ द आर्टिकल्स मैंने एक बात लिखी हुई है, जो चीज 1 साल आप इस्तेमाल नहीं करते, या इन अदर वर्ड्स जो चीज 4 सीजन होते हैं ना, समर, स्प्रिंग, जिसे कहते हैं फॉल एंड विंटर जी, जो आपका कपड़ा, जूता, कोट, जो चीज आपका 1 साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो उसकी आपको जरूरत नहीं थी। जी, उसको आपको डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको तो मिले।
जी जी जी। आप देखिए सारा, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात है, मैं आपका एग्जांपल, आपका नाम ले रहा हूँ, आपका एग्जांपल नहीं दे रहा, डोंट वरी, ओके। अरे नो तो प्रॉब्लम, मान प्लीज लीजिए गो आपके अहेड। पास 4 ओवरकोट है, जी उनमें से आप 3 ओवरकोट आपको बहुत पसंद है, वही पहनते रहते हो, जी। और 1 ओवरकोट आपने पूरा साल नहीं पहना विंटर में, तो दैट मीन्स सिर्फ आपके हैंगर में टंगा था क्लोजर में, आपको उसको पसंद नहीं था या आपको उसकी जरूरत नहीं थी, तो किसी नीडी को दे देना, बिल्कुल तो कमा लो कम से कम। क्यों मैंने वो ले लिया था? क्योंकि सेल पे लगा हुआ था। अब अगर सेल पे लगा हुआ था और अगर आपने $200 का कोट सेल में $100 का ले लिया था, $100 के ऊपर अगर 15% का ब्याज जो आजकल कहते हैं ना प्राइवेट लेंडर का, 10% भी लगा लो जी, तो आप हर साल उसके ऊपर $10 कम करते जा रहे हैं। तो वो सेल कहाँ रही? कहीं की नहीं। कहीं की नहीं रही ना। सिर्फ मिथ है, ये धोखा है, ये धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं, जो अपने आप को दे देते हैं, और जिसे कहते हैं उसके बाद हम बस कहते हैं तंग हो गए। अपनी आदतें सुधार लो, अपने चादर के अंदर रहो, पैर उतने फैलाओ, जो कहते हैं ना पुरानी कहावत है, पैर उतने फैलाओ जितना चादर, वो कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आई हर्ड दैट। हाँ, तो ठीक है। अब आपके जिसे कहते हैं आपकी सहेलियां हैं, वो आपको कहती हैं मैं जा रही हूँ जी, मैं तो नहीं, नाम भी मेरे को नहीं याद आते, मैं अपना वो फलाना पर्स माइकल कोर का ले आई, तेरे पास तो पुराना पर्स है। बोलो बिल्कुल ठीक है, अंदर से मैं खुश हूँ, तू खुश कम है। करेक्ट बात है। खुशी खुशी। और जब ये लोग आपको छेड़ते हैं या आपसे कंपटीशन करते हैं, लेट गो ऑफ देम। एक कहावत बड़ी मशहूर है, समटाइम्स इट इज बेटर टू लेट गो ऑफ सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। इनको निकलना ही जरूरी है आपके जिंदगी से। मुझे कई बार फोन आते हैं जी फलानी जगह आप जा रहे कि नहीं गए, मैं नहीं जाता। कहते क्यों नहीं जा रहे? मैं कहा मुझे नेगेटिविटी मिलती है वहां जाने के बाद, नेगेटिव बातें आती हैं, आई अवॉइड दोज पीपल। तो ये जो आपकी सहेलियां, आपके दोस्त जो आपको कई बार उकसाते हैं, हम जा रहे हैं शॉपिंग में, साथ चलो, बोलो मेरे पास सब कुछ है, तो एक बात तो प्रूव हो गई, तेरे पास कुछ नहीं है जो तू लेने जा रही है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं लेने ही नहीं जा रही। बिल्कुल लगी बात? बातें बहुत अच्छी लगी। एंड पीके जी, हमारे कॉलर भी वेट कर रहे हैं एंड उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। प्लीज गो अहेड जी। हेलो सवरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपकी आवाज बड़ी प्यारी पहचान लेता हूँ मैं। नहीं, अच्छा सवरवाल साहब, आप भी बताए तो आपकी याद कर लेते हैं कि मैं कुछ पैंट शर्ट तो नहीं खरीदता, लेकिन जो पुरानी चीजें वो जरा फेंकने में दिक्कत आती है। तो दिक्कत आती है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर जब आप ये सोच लें ना सर कि मेरे को एक साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो किसी के काम आ जाएंगी, नहीं तो फिर शायद निकल जाएगी वो चीज। लेकिन सर साहब कभी कभी तो काम आ जाती है थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलिए। अच्छा तो मुझे एक दिक्कत है, किराएदार मेरे ना, चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ना वो भारत चले गए, उनकी रेंटल प्रॉपर्टी है। वो भाई साहब उनका ना आजकल वो नए स्मोक अलार्म आ गए हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर, हाँ वो एक ही होता है। अब वो क्या कोई बच जाता है, उसको मैं घर में गया, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई ना, बोले भाई थोड़ा देख लो भाई उसका। अब वो भाई साहब ना कोऑपरेट नहीं करते ना, वो कहते हैं कि नहीं। मैंने बोला देख भाई तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, इसमें कस्टमर सर्विस को फोन कर ले, भी नया घर है 2 साल का जो भी है, तो वो करता नहीं है। फिर घर में जाओ तो ना खूब सारा वो है बजा रहेगा, क्या बोलते, अच्छा वो सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहीं एक में दिक्कत आती है ना सारा बज जाएगा। अच्छा पहले मुझे बता दीजिए, ये घर है कि अपार्टमेंट है? नहीं, ये टाउन हाउस है, स्टैक्ड टाउन हाउस है, स्टैक्ड टाउन हाउस है ना, ये कंडोमिनियम रूल लागू होते हैं। यस दैट्स राइट, यस। तो मैनेजमेंट जो है वो इसमें दखल करती है कि नहीं करती? नहीं करती वो ना, वो क्या करेगी? क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इतने वहाँ पर ऑफिस नहीं बने होते ना, टाउन हाउस वगैरह में, अपार्टमेंट तो मैनेजमेंट होती है, पकड़ लेती है, इसमें नहीं पकड़ते। पर आपको कैसे पता चलता है कि वो अलार्म बज गया? वो बुलाता है, वो अपने मकान मालिक को फोन करता है, उनका मैसेज भेजता है। तो वो तो इंडिया गए तो मुझे मैसेज कर देते हैं कि भाई जाके देख लो। पहली बात तो ये सर कि मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, हाँ जी, कि वो बाकी बातें बाद में करेंगे, पर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने हर साल जब ये विंटर का टाइम चेंज होता है, विंटर वाला टाइम जो अभी हुआ था पिछले महीने, आपकी बैटरीज हर उसके अंदर बदल जानी चाहिए। नहीं जी वो तो वायर्ड है, अब आप आगे से ये कहेंगे कि वो तो वायर्ड है। हाँ जी, ये वायर्ड है, तार वो बिजली से कनेक्टेड है। आजकल जो डिफरेंस आ गए हैं कि बिजली से कनेक्टेड जो होते हैं ये फायर अलार्म होते हैं, तो उससे बैटरी जुटनी है, ये सबसे बड़ा मिथ है। उसके अंदर छोटी बैटरीज अलग लगी हुई हैं, वो आपको बदलनी है हर साल। ओके।
हर साल बदलनी है। वायर्ड है, आई एग्री, पर आप देखिए इनमें से ऐसे आ गए हैं आजकल लेटेस्ट जो वायर्ड है, आपको उसकी बैटरी की जरूरत नहीं है, पर उसके नीचे क्लिप है, उसको हटाइए, उसके नीचे छोटी गोल्ड बैटरी मिलेगी आपको 2। ओके ओके ओके, हाँ जी, उनको भी आपको हर साल बदलना है सर। अच्छा, उसमें लिखा है कि नहीं, ज्यादा हो जाते हैं और छोटी सी हरकत से बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसको पावर तो आ रही होती है। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचने के बाद अपने टेनेंट को लिख के भेजिए कि ये बैटरीज भी मैंने बदल दी हैं, सब कुछ कर दिया, इज वर्किंग प्रॉपर्ली, बिहेव योरसेल्फ, अपने खाना पकाने का, हर चीज का, स्मोक का ध्यान रखो, नहीं तो इट विल बी डिफॉल्ट एंड विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट यू। बस यही दिक्कत है सबरवाल साहब, वो ना कोऑपरेट नहीं करता, वो खिड़की बंद रखता है, खूब धुआं हो रहा है। पड़ेगा ना सर उसको आप। ओके, ये आपके काम आएंगे ना चीजें। हाँ जी, हाँ जी, आपको लिखना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, वर्बली कुछ नहीं होता सर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जब मैं भी गया ना तो देखा वो धुआं हुआ है, इतना 1.5 किलो मीट उगा रहा है, पानी मॉइस्चर पूरा बच रहा है, तो वो कोऑपरेट नहीं करता। फोटो खींचो सर। ओके, फोटो खींचो, फोटो खींच के नोटिस भेजो, वो धुआं की फोटो खींचो, फोटो उसको देखो। क्या होता है, एक तो रूल्स फॉलो करना, इससे आपने, और दूसरा उसको डिसिप्लिन करना या उसको वार्निंग देना, उसके लिए आपको रिटन प्रूफ चाहिए। ये आपके बहुत काम आएंगे कल को लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड के आगे। कल खुदा ना खासा भगवान न करे आग लग गई तो आपके प्रूफ है कि आपने उसको वार्निंग दी हुई है। एग्जैक्टली, या वो कोऑपरेट ही नहीं करता, मतलब उसको बोला कम से कम थोड़ा बहुत तो फोन ही कर लेना, फोन भी नहीं करता वो, उनको कस्टमर सर्विस अगर आपने ठीक नहीं किया तो वी विल बी कंपेल्ड टू सेंड यू द नोटिस टू वेकेट द प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है वो। ये तो करना पड़ेगा ना जी। ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख के करना पड़ेगा जरूरी। N6 कहते हैं जी इसको आप। है जी, N6 फॉर्म होता है। ओके, उसमें उसमें क्या होता है? N6 फॉर्म होता है। N6 पूरा लागू नहीं होता, पर इसमें क्या करें, N6 ही करेंगे, क्योंकि इसमें इलीगल एक्ट्स भी आ जाते हैं टू एंड द टेनेंसी, मतलब N6 लगभग लागू होता है। लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे तो मुझे दोबारा पूछ लीजिए, तब उसको बात करेंगे। पहले इसको बिना फॉर्म के एक ईमेल एक तो जरूर जानी चाहिए। ओके, हाँ, वो ईमेल तो किया है। ओके, थैंक यू सर। लेकिन एक बात और, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्योंकि N6 बोल रहा हूँ ना, तो इसको अगर आप सीरियस प्रॉब्लम में ले लेंगे, टेनेंसी इज कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम, तो उसका N7 भी होता है फॉर्म। ओके, तो मैं दोनों चेक कर लेता हूँ, कौन सा चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा N7 एंड N6, तो देखिएगा कौन सा लागू होता है। पर इतनी जल्दी फॉर्म मत भेजिएगा, पहले 2-3 आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें कि आपने एक नोटिस भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, फिर फॉर्म भेजो, तो कई बार आदमी खुद सुधर जाता है। फोटो में 2-3 बार भेजो, फिर 27C सेक्शन के अंदर जाके 24 घंटे का नोटिस दे के जाके एंटर करो। एंटर करने के बाद उसके सामने फोटो खींचो, उसके सामने। लोग छुप के खींचते हैं, मैं कहता हूँ सामने खींचो, आपका हक है कि देखिए मैं फोटो खींची जा रहा हूँ, धुआं इतना है, दरवाजे बंद करके अलार्म बज रहा है, मुझे कॉल नहीं करेगा, इनकन्वीनियंस आ रही है, मैं तुझे नोटिस भेज दूंगा खाली करने के लिए। या ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, काफी हेल्पफुल है। ये सिचुएशन बहुत खराब लग रही थी, मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है जी, मैं भी आई ऑल्सो लिव इन रेंट पे, एंड बेसमेंट के एरिया में ही आई लिव, एंड आई थिंक ये कॉमन सेंस होना चाहिए। जब हम लोग कुकिंग करें ना, तो थोड़ा सा जो खिड़की है वो खोल लेना चाहिए, इतना दिक्कत होता है नहीं, वो चली जाती है। या फिर आप जो हम लोग एग्जॉस्ट फैन भी जिसको बोलते हैं, वो कुकटॉप के ऊपर ही होता है। तो आई फैन रियली वियर्ड कि लोग कुछ इन एकदम कॉमन सी चीजों को भी लोग इतने ओवरलुक करते हैं, उसके बाद कंप्लेन करते हैं। हाँ, मुझे एक बात ध्यान होगी, भाई साहब का नाम मैं भूल गया, अगर वो सुन रहे हैं तो सर, वो जो आपकी हुड है जो स्टोव का, वो भी साफ होना चाहिए। वो और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि एक रेगुलर कुकिंग के लिए वो बोलते हैं कि वो हर 2 महीने के बाद क्लीन होना चाहिए, और इंडियन कुकिंग, हमारे लोगों की इंडियन पाकिस्तानी कुकिंग में तो मैं तो कहता हूँ हर महीने कम से कम साफ होना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसने कभी 2 महीने 2 साल में भी कभी साफ किया होगा, धुआं ही नहीं बाहर निकलता होगा, साफ ही नहीं किया होगा। उसको खोल के उसको वो किस किस्म का है उसको देखिए। किसी में तो फिल्टर बदलना पड़ता है, और किसी में अगर वो जो होते हैं ना, वो आयरन के जो होते हैं जैसे कहते हैं, उसको आप गर्म पानी में धोना पड़ता है। हर 2 महीने में क्या, हर महीने में धोइए आप। हमारे लोगों की कुकिंग इतनी ज्यादा है कि देसी घी से भरी हुई है। करेक्ट है, ऑयल, देसी घी, मसाले जो है वो हुडी भी है, वो देसी घी खा के मोटी होगी, फिर वो धुआं निकलता ही नहीं है। ये तो है। तो बस यही चीज है, आई थिंक एज टेनेंट्स एज वेल, हम लोग अगर इस चीज का थोड़ा सा अपने साइड से भी ध्यान रखें तो चीजें वुड बी स्मूथ, आई बिलीव दैट। क्योंकि आज तक मेरा पर्सनली प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं। आई हैव बीन इन रेंट सो मेनी टाइम, करेंटली मैं रेंट पे ही हूँ,
एंड इतने अच्छे चलते हैं क्योंकि टू एंड फ्रो चलता रहता है. वी हैव अ गुड बैलेंस, अ कम्युनिकेशन चलता है एंड वी ऑल बोथ ऑफ अस फॉलो रूल्स. इट्स ऑल गुड है कि नहीं? बिल्कुल या बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट. मैं तो इतना लकी हूँ टैलेंट्स के मामले में कि जाके ना गले मिलने का दिल करता है टैलेंट के साथ कि देख तूने मेरे से भी ज्यादा घर सजा के रखा हुआ है जी. सुंदर रखा हुआ है. सजाना नहीं छोड़ो, सुंदर साफ सुथरा क्लियर. बहुत टैलेंट है मेरे. मिलते हैं हमें भी कई बार गलत टैलेंट मिल जाते हैं. एक टैलेंट भाई साहब ऐसे मिले कि जिन्होंने वो काउंटर टॉप ही जला के रख दिया, उसको पता ही नहीं है आग लगी हुई है, बुरा हाल है, जल गया, फिर वो छुपा रहा है. मैं कहा बेटा कब तक छुपाएगा, एक दिन तो निकलेगा घर से बाहर तो उस दिन पकड़ा जाएगा. ये क्या कर रहा है तू, अक्ल ही नहीं, पता ही नहीं, मूर्ख. खास करके अच्छा अब अपने ऊपर मत ले लेना बेटा. अरे नहीं, जो नए नए न्यूली कपल आते हैं ना, जब बिल्कुल नई नई शादी होके आती है तो वो जो है मॉडर्न लड़की है, उसको खाने का पता ही नहीं, बाजार से मंगे खाते हैं. मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये नहीं कह रहा कि सब. तो वो ज्यादातर सत्यानाश कर देते हैं किचन का. एक कपल मेरे पास आया यंग, शादी भी उन्होंने यहाँ की, दोनों मियाँ बीवी सिगरेट पी रहे हैं. यंग से बच्चे 20-20, 25-25 साल के, सिगरेट पे सिगरेट, बियर पे बियर, शराब पे शराब. खाना बाहर से आ रहा है, अंदर बनाया था, किचन खराब. निकाला उनको बाहर घर से. तो क्या है कि उनको खाने की बनाने की नॉलेज ही नहीं. दूध उबल गया, पानी उबल गया, खाना उबल गया, सारा काउंटर टॉप खराब हो रहा है, उनको पता ही कुछ नहीं. एक बड़ी चीज मेरे को जी, एक आपने सुना काका हाथरसी का नाम सुना हुआ है? नॉट रियली, प्लीज. अच्छा ये बड़ी पुरानी बात है. काका हाथरसी बड़े हास्य कवि होते थे जी. उनकी बड़े व्यंग वाली उनकी कविताएं होती थी. मेरे को ये याद आ गया, मैं बताऊं, 2 लाइन बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो ऑन सर. अच्छा बीच बीच में इसको नहीं समझा, हिंदी इतनी शुद्ध है कि शायद समझ ना आए, मैं बता दूंगा. आधुनिका पत्नी मिली. अच्छा पहले ये बताओ, बरनोल एक नाम की चीज आपको याद है? हाँ जी. बरनोल जी, जो जले पे लगाते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वो कहता है आधुनिका पत्नी मिली, पति के पड़ी नकेल. आधुनिका पत्नी मिली, पति के पड़ी नकेल, जो वाक्य शास्त्र में पास थी, पाक शास्त्र में फेल. मतलब बोलने में तो बड़ी तेज थी, पढ़ी लिखी, पर पाक शास्त्र में फेल. आधुनिका पत्नी मिली, पति के पड़ी नकेल, जो वाक्य शास्त्र में पास थी, पाक शास्त्र में फेल. पाक शास्त्र में फेल, रसोई कर दी चालू. स्वेटर बुनने लगी, जल गए सारे आलू. पुस्तक खोली, पति से बोली, जल्दी आओ, जले हुए आलूओं पर बरनोल लगाओ. ये समझ में आ गया सेकंड पार्ट. तो मतलब वो बेचारी आलू जल के तो किताब खोल के पढ़ रही है, कैसे ठीक करूं. उसमें लिखा जले पर बरनोल लगा, वो आलूओं पर बरनोल लगा रही है. अब सवाल ये है कि ये जो है ना, ये भी चीज बड़ी कई बार लैंडलॉर्ड को तंग कर देती है कि आपको टैलेंट को पता ही नहीं है कि कैसे उसने बिहेव करना है, कैसे उसने करना है. उनको सिखाया जाना चाहिए. बकायदा हमारे यहाँ तो बकायदा मेरा असिस्टेंट जाके कई बार उनको बताता है कि ये किचन ऐसे चलेगा, ये सिस्टम है, गैस का ये सिस्टम है, एग्जॉस्ट का ये सिस्टम है, आपने हर महीने के बाद ऐसे खोल के साफ करना है. और उसके बाद जिसे कहते हैं अलार्म नहीं बजना चाहिए. ये खास करके जब परांठे बनते हैं सवेरे सवेरे तो अलार्म बज जाता है. और कई बार तो टैलेंट उस अलार्म को उतार देते हैं. उतारना सबसे बड़ा रिस्क है. इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाए, आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है वहां पर. वो चेक करना पड़ता है. बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है. लेकिन कई बार अब वो लैंडलॉर्ड को भी नहीं पता तो बेचारा क्या कर लेगा. Unfortunate situations arises at this thing. बिल्कुल जी. जी 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 जी. तो मेरे ख्याल से अब कंक्लूड भी करें शायद. बहुत डिस्कशन हो गया जी. और कोई और अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब चलते हैं. हाँ जी, एक क्वेश्चन जरूर है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. इसको अगर आप थोड़ा बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, तो उसमें एक गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेंड किया है वो भी इंक्लूडेड है. तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? तो उसका बहुत बड़ा कसूर है जी. या ये अभी स्कॉटिया बैंक ने एक एनालिसिस दिया है. अभी नया एनालिसिस आया, जस्ट पिछले दिनों आया है. उसने बड़ा बमशेल फेंका है. उसने कहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी ज्यादा थी, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन को बहुत जबरदस्त, उसका इन्फ्लेशन ऊपर गया और उसकी वजह से उसका इफेक्ट सीधा इंटरेस्ट पे गया. वो तो यहाँ तक कह रहे हैं 200 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट्स हायर जो इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा 4.5% ओवरनाइट, उसमें 2% जो है वो सीधा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का है. गवर्नमेंट ने ऐसे स्पेंड कर दिए फालतू अनाप शनाप, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ गया. ये बहुत बड़ा कहा है बिल्कुल.
उस गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के अंदर भी वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी ऐसे एक्सपेंस कर दिए जो कि जीडीपी के साथ मैच नहीं करते थे। जैसे हम लोग घर में नहीं करते बेटा कि इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं जी, बजट बनाते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीडीपी के हिसाब से होती है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो उनकी बैलेंस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीडीपी के हिसाब से इनके स्पेंडिंग बहुत जबरदस्त ज्यादा थे और उसका बहुत बड़ा असर पड़ा, और जो इंटरेस्ट ओवरनाइट 4.5% बढ़ा, उसमें 2% जो है, आधे से थोड़ा कम, वो सिर्फ जो है वो सरकार का उसके अंदर कसूर माना जाएगा, और सरकार की स्पेंडिंग जो है वो थी ये। और अभी भी अगर सरकार बाज आ जाए, फजूल के खर्चे अनाप शनाप बंद करे, तो हम बहुत अच्छी तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यस यू आर राइट। इसके अंदर सरकार, आपने देखा था लिबरल ने कैसे पैसे बांटे थे, जैसे फ्री के होते हैं जी, राइट जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं कि बहुत जल्दी हम अब एक जनवरी के मिडिल में, 2024 की जनवरी मिडिल में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कि मैं पहले भी किया करता था कि कुछ मैं साइट सीइंग टूर करवाऊंगा लग्जरी बस के अंदर अपने कुछ लिसनर्स का, और रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 1 जनवरी से। और अभी तो मैं इसकी अभी एडवर्टाइजमेंट भी शुरू नहीं हुई, प्लान बन रहा है जिसमें हम आपको हॉट स्पॉट्स और साइट सीइंग कराएंगे, अलग अलग एरियाज के, कहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे आ रहे हैं, कैसे आए थे, कैसे कमाया था, उनकी हिस्ट्री क्या थी, आगे क्या होने जा रहा है, आगे कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फ्यूचर मास्टर प्लान यहाँ पर क्या है। ये बहुत ब्यूटीफुल सेमिनार टाइप का फंक्शन होगा ये, जिसमें खाना पीना भी बीच में चलता रहेगा और एक नॉलेज भी मिलेगी। सारे दिन का फंक्शन होगा, उसका पूरी डिटेल आगे जाके बात करेंगे अगले साल के शुरू में। बिल्कुल पीके जी, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दफा कांटेक्ट डिटेल्स अपना जरूर शेयर कर लें फॉर आवर लिसनर्स। जी, आपको किसी किस्म की भी रियल एस्टेट की जरूरत हो, समझना हो, मिलना हो, बैठना हो, तो मैं फोन नहीं उठाया करता। फोन यहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोन आते हैं जो कि मेरे लिए बड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहता। आपका टेक्स्ट मैसेज आ जाए विद नेम, नाम जरूर होना चाहिए आपका, एंड यू विल गेट द कॉल इमीडिएटली। 647-299-4757 647-299-4757। Thank you very much, Sarah. See you next week. Thank you so much, PK ji. It's always a pleasure to talk to you. See you next week. We wish you all the best. Take care. बिल्कुल, एंड हमारी बात हो रही थी पीके जी से, पीके सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757 पे। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी से आप बातचीत कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज डाल देना आप लोगों ने नाम के साथ, एंड दे विल गेट बैक टू यू ASAP।